हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? कुछ लोग लिख रहे हैं लेट हो लेट। अरे भाई, जानबूझ के लेट हुआ हूं। अभी क्लास छोड़ी है पंकज सर ने, है ना, इसी के बगल वाले स्टूडियो में से, है ना। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं कि अभी परेशान हो जाओगे। लगातार क्लास देखी है आपने, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, आपके टाइम की थोड़ी कदर करो। इतना तो सोचता हूं कि एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में कम से कम 10 मिनट है। उठ के जाओगे, पानी वानी पियोगे, चाय वाय पियोगे, इतना टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना। अरे 10 ही मिनट का टाइम दिया है ना, दो दो क्लासों के बीच में। परेशान मत हो यार। चलो शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आज का हमारा जो एजेंडा है वो टाइम वेस्ट रहेगा। अब जो भी टाइम वेस्ट बोलेगा बीच बीच में, उसको मैं पूरा ज्ञान दे दूंगा टाइम वेस्ट का। बोलना मतलब। चलो, पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 4 करते हैं शुरू। चल मेरे यार, चलो। एटॉमिक साइज हम इसमें कवर करने वाले हैं। आ जाइए। और ये कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने लास्ट क्लास में लिखी थी, ये आपके पास लिखा हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको लिख के बता दी थी कि ये प्रॉपर्टीज हम करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है हमने पढ़ लिया था। इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमने पढ़ लिया था। आज हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा किस पर? साइज पर रहेगा। आज हम पूरा साइज पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये कुछ कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा था। मैंने कहा था मैं नहीं करवाऊंगा, फिर भी मैं नोट्स में छोड़ के जा रहा हूं। आपको कैलकुलेशन करनी हो आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन जो है वो बेसिकली यही बताती है कि किस तरह से जो है कितना तो सिग्मा होगा। जैसे लिथियम की बात करें तो वहां पर सिग्मा आता है 1.70। ठीक है, जेड इफेक्टिव आएगा जेड माइनस सिग्मा। तो लिथियम का जेड यानी एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 माइनस 1.70 1.30। फिर इसका आएगा 2.05। ये मतलब कुछ कैलकुलेशन से मेरे हिसाब से तो मतलब जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए लिखा है। मुझे तो समझाने की भी इच्छा नहीं हो रही। ठीक है भाई, ये देखो, छोड़ो वो सब कैलकुलेशन। डेटा ही, डायरेक्ट डेटा ले आया मैं आपके लिए। एक पीरियड की अगर मैं बात करूं, एक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इस बात को समझना बेटा। यहां पर समझाता हूं थोड़ा सा कि इस पीरियड में 1.95, ठीक है, इस पीरियड में 1.95 जो है, इसमें लिथियम मेरे ख्याल से आई थिंक मिसिंग है ना। लिथियम इधर आ गया, तो लिथियम का जेड इफेक्टिव मैं भी इसमें लिख देता हूं। ये रहा लिथियम और ये है आपका 1.30। जब आप 1.30 से मूव कर रहे हो यहां पे, तो प्लस 0.65 ऐड हो रहा है। आप देखिए, लिथियम से बेरिलियम पे आए तो इसको ध्यान से समझो। 1.30 में कितना ऐड कर दूं कि ये इतना हो जाए, फिर इसमें कितना ऐड कर दूं तो फिर से 0.65 ऐड हो जाए। फिर यहां पे अगर मैं फिर से 0.65 ऐड कर रहा हूं तो इतना बन रहा है। फिर यहां से यहां जाऊंगा तो प्लस 0.65 ऐड कर रहा हूं। यानी इधर से इधर जाने पर 0.65 की वैल्यू से जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं सारी चीजें। लेफ्ट टू राइट जाने पर, है ना, सिग्मा इंक्रीज बाय 0.35। जो जेड इफेक्टिव सिग्मा है वो इधर से कैलकुलेशन, ये देखो, ये रही कैलकुलेशन बेटा, बता देता हूं मैं आपको। ये लो 1.70। ठीक है, लिथियम का क्या है 1.70 सिग्मा। ठीक है, सिग्मा 2.05 है बेरिलियम का, यानी कि यहां से यहां आओगे तो प्लस 0.35 ही हुआ। फिर ये रहा बोरोन। बोरोन का कितना है 2.40, यानी कि यहां से यहां आओगे तो प्लस 0.35 ही हुआ। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर जो रिपल्शन है वो रिपल्शन बढ़ रहा है 0.35 से। ये देखो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर रिपल्शन बढ़ रहा है 0.35 से। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा इंक्रीजेस बाय 0.35, है ना। ऊपर ऊपर से तो पढ़ ही लेते हैं। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय, एक काम करते हैं, जेड इंक्रीजेस बाय 1। आप बोलोगे सर 1 कैसे? जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अरे एटॉमिक नंबर तो एक ही बढ़ रहा है। ये सब नीट में नहीं आएगा, है ना, ये सब नीट में नहीं आएगा। मैं जस्ट आपको एक फील करवा रहा हूं। डेटा आपके सामने है, आपको कोई डेटा याद नहीं करना है, मैं जस्ट आपको फील करवा रहा हूं। ना इसकी कैलकुलेशन करके आपको निकालना है, ना ये डेटा आपको याद करने हैं। मैं जो लिखूंगा इस पर 4 बातें बस वो ध्यान में रखनी है। सिग्मा भी इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए, इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हो गया बेटा? इन अ पीरियड। एक पीरियड में मूव करने पर
जो है आपका लेफ्ट टू राइट मूव करने पर सिग्मा भी बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, और एक प्रोटॉन भी बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो कितने से बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव जो होता है वो होता है जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा फिर? 1 माइनस 0.35, है ना। तो कितना आएगा आपका? 0.65, यानी कि जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बाय 0.65। मेरी बात को समझे? अब मुझे बताओ, ये तो है रिपल्शन, ये तो है रिपल्शन जो कि कितना बढ़ रहा है बेटा? 0.35। ये है नेट अट्रैक्शन जो कि कितना बढ़ रहा है? 0.65। कौन बताएगा कि अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है? ओवरऑल, ओवरऑल अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है या ओवरऑल रिपल्शन ज्यादा बढ़ रहा है? ध्यान से सोच के बताओ। देखो, रिपल्शन बढ़ रहा है 0.35 से, अट्रैक्शन बढ़ रहा है 0.65 से। डोमिनेटिंग कौन होगा? जो कम बढ़ रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है? जो कम बढ़ रहा है वो है ज्यादा बढ़ रहा है। तो बताओ, जो कम बढ़ रहा है वो ये है, और जो ज्यादा बढ़ रहा है वो ये है। ज्यादा कौन बढ़ रहा है? तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बढ़ती दोनों चीजें हैं बेटा, लेकिन जो ताकत है वो अट्रैक्शन की ज्यादा बढ़ रही है। एक बढ़ रहा है 0.35 से और एक इंक्रीज हो रहा है 0.65 पे। अट्रैक्शन जो है वो मोर इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू 0.35। तो अगला स्टेटमेंट में क्या लिख सकता हूं कि इन अ पीरियड increase in attraction is more than repulsion, है ना। यही हुआ, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि रिपल्शन, अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ऐसा बना लेता हूं मैं। ये चीजें तो आप नोट ही कर लेना। लेफ्ट टू राइट जाने पर ये लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड में एन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एन क्या होता है? पीरियड नंबर। एन क्या होता है बेटा? पीरियड नंबर। एक पीरियड में पीरियड नंबर नहीं बदलता। जैसे सेकंड पीरियड है तो वो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सब का पीरियड सेकंड है, वो कभी बदलता नहीं है। तो पीरियड नंबर में पीरियड नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इधर से इधर जाने पर एन की वैल्यू तो है कांस्टेंट। फिर आपको पता है, अभी थोड़ी देर में हमने देखा था कि यहां पर क्या सिग्मा बढ़ रहा है? क्या सिग्मा बढ़ता है? यस। क्या जेड बढ़ता है? यस। क्या जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है? यस, है ना। तो जेड इफेक्टिव क्योंकि ज्यादा बढ़ता है, नेट अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ता है, इस वजह से साइज जो है वो डिक्रीज होंगी। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बढ़ने को तो दोनों ही बढ़ते हैं, बढ़ने को तो दोनों ही बढ़ते हैं, लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इस वजह से साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये लेफ्ट टू राइट का है। जेड इफेक्टिव मतलब ओवरऑल अट्रैक्शन, ठीक है। ओवरऑल अट्रैक्शन समझ तो आ रहा है ना बेटा? ठीक है। उसके बाद यहां पर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम का मतलब होता है इन अ ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है इन अ पीरियड। तो हमने यहां पे ग्रुप की भी बात कर लेनी है। ग्रुप की बात कैसे करेंगे? तो ग्रुप की बात में क्या होता है कि ग्रुप के अंदर जब भी इधर से इधर आओगे तो एन इंक्रीज होता है। एन का मतलब होता है शेल नंबर। क्या होता है? शेल नंबर या पीरियड नंबर। शेल नंबर जो है या पीरियड नंबर बोल दो, दोनों क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। एन मतलब शेल नंबर, शेल इंक्रीज होता है। अगर किसी एटम में इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाओगे, एन इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 2, है ना, एन इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। कमरे बढ़ाने, कमरे, वहां पर एन कांस्टेंट है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। एक घर में कमरे बढ़ाते जाओ तो घर की साइज बड़ी हो जाएगी, और एक घर में कमरे में आदमी बढ़ाते जाओ तो घर की साइज थोड़ी बढ़ेगी? घर की साइज नहीं बढ़ेगी ना। तो यहां पर रूम चेंज नहीं हो रहा है बेटा, पीरियड के अंदर रूम चेंज नहीं होता है, रूम वही रहता है, बस इलेक्ट्रॉन उसी रूम में भरते जाते हो। लेकिन टॉप टू बॉटम में क्या होता है? शेल नंबर जो है वो क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है। शेल नंबर इंक्रीज होने से क्या होता है? जेड इफेक्टिव
जो जेड इफेक्टिव है वो हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है, ये वैल्यू बेस्ड है कि कांस्टेंट आ जाता है, और साइज जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है मुझे ये बताओ। एक तो ये ध्यान रख लेना, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक +90 इंक्रीज हुआ है बस, है ना, सॉरी +0.9 इंक्रीज हुआ है ना, लाइक सही है ना। 1.30 में आप कितना ऐड करोगे, हाँ 0.90 प्लस ऐड हुआ है, बस ये सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड पे इंक्रीज हुआ है, बाकी यहां से यहां तक देख लो आप कांस्टेंट है। तो हम इसको इन जनरल जेड इफेक्टिव को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है भाई। 10 मिनट लगे जरूर है, मैंने अपना समय भी इस पे लगाया है, बट फिर कह रहा हूं आपको क्या याद रखना है, ये कोई वैल्यूज याद नहीं रखनी है बेटा, आपको सिर्फ जो मैंने ये बनाया है ना ये याद रखना है बेटा, कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो सकता है, मेरे लिए याद रख सकते हो, और टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है। ये दोनों बातें आपको, इतना सा आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। फील मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, ठीक है। बाकी आप पीछे से इधर से जो कुछ भी नोट करना चाहें वो नोट कर लेना, बाद में नोट कर लेना। अभी आप यहां से नोट कर लीजिए बेटा, अभी आप यहां से नोट कर लीजिए। काम की बात यही है बेटा, काम की बात यही है, आप इतना समझिए कि जेड इफेक्टिव की वैल्यूज जो हैं वो हर ब्लॉक में अलग चलती है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। आपको पता होना चाहिए कि जेड इफेक्टिव होता क्या है, और वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। उसके बाद ये कहाँ इंक्रीज होता है, कहाँ डिक्रीज होता है, खुद साइंटिस्ट लोग जो हैं वो 3 तरह के साइंटिस्ट हैं, तीनों की वैल्यूज अलग अलग आती है, तीनों की बातें ही आपस में मैच नहीं करती, इसलिए कभी भी इसकी वैल्यूज पे सवाल नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा वो एक सवाल पूछ लेगा, जैसे कोई क्वेश्चन है तो वो ऐसा आ सकता है कि स्क्रीनिंग इन सोडियम इज ड्यू टू, ऐसा एक क्वेश्चन बना लिया। आपको लगेगा कि क्या हमको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। पहला ऑप्शन बना दिया उसने बना दिया 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उसने बना दिया 1s2 2s2 2p6, तीसरा उसने बना दिया 1s2 2s2, चौथा उसने बना दिया 1s2 ओनली। अब जरा बताओ इसका क्या आंसर दोगे तुम, क्या आपको कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? क्या अभी यस कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट क्यों होगा, एन बढ़ेगा तो। बिकॉज ये देख, एक तो है कि मैं एक ही कमरे में लोग भरूं, और एक है कि मैं कमरा भी भरूं। कमरा भरूंगा तो कमरा बढ़ाऊंगा, तो अब ये जो शेल नंबर इंक्रीज होता है ना बेटा, शेल नंबर, ये शेल नंबर जब इंक्रीज होता है तो इस अट्रैक्शन को कम कर देता है, ओवरवेट कर देता, मतलब कहते हैं ना कि इसको ओवरकम कर देता है इसके इफेक्ट को। यानी कि क्योंकि रूम बढ़ने पर साइज बढ़ती जा रही है, मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डोमिनेटिंग नहीं रहता, उसको ओवरकम कर देता है शेल नंबर वाला फैक्टर। शेल नंबर वाला फैक्टर यानी कि लगातार अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाओगे, तो आप ये क्यों भूल रहे हो कि नंबर ऑफ शेल बढ़ने पर यहां से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो वो इसके अट्रैक्शन वाले इफेक्ट को ओवरकम कर देता है, इसलिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। ये बढ़ना चाहिए था, लेकिन शेल नंबर ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है भाई। यस पहली चीज। अब आपके दिमाग में यहां पर जो भी डाउट है, अब तक अगर जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि स्क्रीनिंग किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे चेक करोगे, यानी कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यही इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, सबको पता है। बेटा ये वाला तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं होगा आंसर।
क्योंकि इसमें इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है उस पर बाकी सब लोग स्क्रीनिंग करेंगे। और सवाल यह है कि सोडियम में स्क्रीनिंग किसकी वजह से होगी? तो बेटा सवाल का मतलब है कि सोडियम का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी से जाकर आप हालचाल पूछोगे, यानी कि उससे अंदर आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको स्क्रीन करेंगे। अब जरा बताओ कि आंसर ए होगा या बी? ए या बी मत बोलो, एक या दो बोलो। आंसर एक होगा या दो? आप समझो मेरी बात को, आपने पूरा फील किया था कि एक इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेटा ये तो इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है वो तो टेस्ट हो गया ना। अब कोई खुद को कैसे धक्का देगा? स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग और शील्डिंग का मतलब क्या होता है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आप खुद को काउंट नहीं कर सकते ना, उसमें आपको अंदर से कितना धक्का मिल रहा है वो देखेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि सोडियम में स्क्रीनिंग किसकी वजह से हो रही है? तो स्क्रीनिंग उसकी वजह से थोड़ी हो रही है, वो तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये लो, इस पर तो आप चेक कर रहे हो, तो ये सारे अंदर वाले हो गए, यानी आंसर हो गया 2, 1s2 2s2 2p6। ये जो अंदर वाले हैं इससे यहां तक ये सब स्क्रीन करते हैं, इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक जना कह रहा छुट्टी कर दो, तेरी हो चुकी है, तूने मन में मान ली अपनी छुट्टी, तू चला जा। ठीक है भाई, यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उससे अंदर आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आपको स्क्रीनिंग करते हैं। तो इसीलिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन देख के आंसर टिक नहीं करना है, सबसे बाहर वाले को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लो। चलो, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। आइए, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? क्या मानते हो एटॉमिक रेडियस? ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और यहां जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम आर बोलते हैं। यही बोलते हैं, यही मानोगे एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोल देते हैं हम इसको, ऐसा भी लिख देते हैं कि हम साइज पढ़ने वाले हैं। हम साइज शुरू कर चुके हैं ना भाई, साइज शुरू कर चुके हैं। देखो बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? आर। क्या बोलेंगे इसको? आर। क्योंकि हम शुरू से बचपन से स्पीयर कंसिडर करते हुए आए हैं उसको एक, तो हमको लगता है जो उसका सबसे सेंटर पॉइंट होता है उससे सबसे जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? आर। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली इस तरह से साइज निकालना पॉसिबल नहीं है। उसका पहला रीजन है कि आप आइसोलेटेड एटम, यानी कि आप आइसोलेटेड एटम की रेडियस मेजर नहीं कर सकते। उसका पहला पॉइंट सुनो, क्यों? क्योंकि एटम की साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा उसको प्रैक्टिकली मेजर कर पाना। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इसको आप एक न्यूक्लियस कंसिडर कर लो, इसको आप एक न्यूक्लियस कंसिडर कर लो। पेन के इस वाले पॉइंट को आप न्यूक्लियस मानिए, मान लिया बेटा, और इस वाले पॉइंट को आप सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन मानिए, मान लिया। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी। अब देखो, ये आर बहुत छोटा होता है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि अगर मैं बोलूं कि आपको न्यूक्लियस तो दिख रहा है, अगर मैं बोलूं आपको कि न्यूक्लियस तो दिख रहा है, मेरी बात को समझना, पेन का ये हिस्सा अगर आपको विजिबल है और ये वाला हिस्सा विजिबल नहीं है ना, ये ब्लैक कलर का दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ, ये लो, यस, इसको देखो, ये देखो, यहां पर पेन का ये हिस्सा विजिबल है और इसका ये वाला हिस्सा अगर विजिबल नहीं है, तो मैं किसी को बोलूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस नाप ले भाई, वो नाप लेगा क्या? वो नाप लेगा क्या? यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, और मैं कह रहा हूं कि ये नहीं दिख रहा तेरे को, ये है ही नहीं, यूं मान के चलो आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आपको पता लगेगा क्या? आप यहां से शुरू होंगे डिस्टेंस नापना और यहां पे कहां तक जाना है आपको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट हमको विजिबल नहीं है, हमको पता ही नहीं है ये पॉइंट कहां है। ये पॉइंट कौन सा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट कौन सा बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन 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 अब अगर मैं इसको किसी और एक ऐसे पेन से जोड़ दूं
ये लो वापस मुझे वही पेन की जरूरत तो पड़ गई। अगर मैं ऐसा ही एक पेन और ले आऊं, मेरी बात को समझना बेटा, फील तभी आएगी, सुन लेना, देखते रहना। अगर इस तरफ वाला हिस्सा इसका भी दिख रहा है, ऐसा एक और पेन लेके आया, यानी ऐसा एक और एटम लेके आया, तो उसका न्यूक्लियस इधर है और उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर है। अब इसको सिंगल बोलूं तो आप यहां से यहां तक नहीं देख पाओगे, क्यों? क्योंकि ये वाला विजिबल नहीं है। तो मैंने दोनों जो इनविजिबल पॉइंट्स हैं उनको ऐसे जोड़ दिया, इन दोनों पेन को जोड़ दिया, जोड़ दिया बेटा। अब ये दोनों पेन जुड़ गए, इसका ये हिस्सा नहीं दिख रहा था, इसका ये हिस्सा नहीं दिख रहा था, अब मैंने इनको जोड़ दिया, इसका ये पॉइंट दिख रहा है, इसका ये पॉइंट भी दिख रहा है, तो मैं दो दिखने वाले पॉइंट्स को तो मेजर कर ही सकता हूं ना। यानी कि यहां से लेके यहां तक का अगर मैं मेजर कर लूं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस ये दोनों विजिबल हैं और यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल के हाफ कर दूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल के हाफ कर दूं, तो ये लगभग उतनी ही आएगी जितना ये सिंगल सिंगल पेन की रेडियस है। आप मेरी बात को समझ गए? तो इसलिए ये जो रेडियस है ये सिंगल एटम की मेजर नहीं कर सकते। उसके दो कारण है बेटा। पहला कारण ये एटम बहुत छोटा होता है, दूसरा कारण इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो फिक्स नहीं होती। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो फिक्स्ड नहीं है। दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एक शार्प बाउंड्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन का ही पता नहीं है। तो अगर बाउंड्री शार्प नहीं है, यानी कि आपने इसको बना तो दिया बेटा हाइपोथेटिकल, आपने हाइपोथेटिकल बना दिया, अब मैं बोल रहा हूं कि इसका अता पता ही नहीं है कि ये कितनी है, ये इस बाउंड्री का पता नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उसका फिक्स्ड शेप नहीं है ना, एक फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। दो बातें लिखी हुई है एनसीईआरटी में। क्यों हम सिंगल एटम की रेडियस को प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर पाते? बिकॉज पहला लिखा हुआ है एटम वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरी बात उन्होंने लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो बाउंड्री है वो शार्प नहीं होती, पता ही नहीं उसकी। और आपने सबने पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी वेलोसिटी और उसका जो पोजिशन है वो फिक्स नहीं होता। समझ आया? अब समझ आया? इसलिए हमको दो एटम को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमको दो एटम को जोड़ना पड़ेगा, और दो एटम को जोड़कर उन दोनों एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और दोनों एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस निकाल के उसको आधा करना पड़ेगा। अब सर ये एटम किस तरह से जुड़ते हैं? अगर एटम कोवेलेंटली जुड़ते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, यानी कि इस बॉन्ड के बेसिस पे रेडियस भी हमारी कितने तरह की हो जाएगी? 3 तरह की। देखो इस बात को, देखो दिख रहे हो? ये बॉन्ड कौन सा है इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेडियस कौन सी है। यानी कि हम सिंगल एटम की मेजर नहीं कर सकते, हम बॉन्डेड स्टेट में मेजर करते हैं। यानी बॉन्डेड स्टेट में जब भी मेजर करेंगे तो हमको पता होना चाहिए बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। फिर उन सब बॉन्ड की जितनी भी डिस्टेंस होगी उसका आधा कर देंगे हम, वो हमारी रेडियस हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस बात से, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि आप मतलब क्या मुझे ये लिखवाने की जरूरत है कि एटॉमिक रेडियस है ना जो है वो प्रैक्टिकली सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकते, है ना? तो लिखने की जरूरत है क्या? वैसे मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है, बिकॉज हम आगे बढ़ सकते हैं। छोटी साइज होती है और देयर इज नो शार्प बाउंड्री, तो ये कुछ डिफिकल्टीज होती हैं जो हमको आती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। हम नहीं लिख जो है उसकी जरूरत हमको, मेरे को लगता नहीं है लिखने की जरूरत हो, है ना? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमको साइज शुरू करना है कि रेडियस इज मेजर्ड इन बॉन्डेड स्टेट। ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में मेजर करते हैं हम, है ना? बिकॉज सिंगल
आइसोलेटेड एटम जो है उसमें हम मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि सिंगल आइसोलेटेड एटम जो है वो रेडियस इज मेजर्ड इन बॉन्डेड स्टेट। चलो अपन लिख ही लेते हैं, लिख ही रहे हैं तो, बिकॉज साइज ऑफ सिंगल एटम इज वेरी स्मॉल। ठीक है, पहला। दूसरा, देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी कि दो बातें जिससे हम सिंगल एटम की रेडियस मेजर नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, बॉन्डेड स्टेट में मेजर करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, रेडियस इज मेजर्ड इन बॉन्डेड स्टेट बिकॉज साइज ऑफ सिंगल एटम इज वेरी स्मॉल, देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, है ना, इन सिंगल एटम। क्योंकि हम ये बाद में जाके पढ़ेंगे कि जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो उनके दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं, उसी को बॉन्ड कहते हैं। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाए उसको कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है पता है आपको, आगे हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। बॉन्ड का सीधा मतलब, जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड। मैं फील करवा सकता हूं आपको, ये प्लस है बेटा और ये प्लस है, ये दो प्लस पास क्यों आएंगे, क्या वजह हो सकती है दो प्लस के पास आने की, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। बॉन्ड का मतलब क्या है, दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये होती है आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इसको कहते हैं हम, ये जो आपका है इसको बोलते हैं डी, और इस डी का मतलब होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको आगे जाके हम बॉन्ड लेंथ बोल देने वाले हैं। इसको आगे जाके हम क्या बोल देने हैं, बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी कि इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो अगर मुझे आर निकालना है, आर, तो मैं आर कैसे निकाल सकता हूं, तो इसका हाफ कर दूंगा, ये लो, ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। तो आर का मतलब क्या हो गया, d/2। तो रेडियस निकालने के लिए मुझे हमेशा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। वही दो पेन से दिखाया था मैंने। इस बात को समझ गए। इस डायग्राम के बाद आपको वो दोनों पेन वाली बात समझ आ गई कि ये पेन का वो हिस्सा है जो दिख रहा है और ये वाला भी पेन का वो हिस्सा है जो दिख रहा है। हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस नाप ली और उसको आधा कर दिया, ये हो गई आपकी रेडियस। ठीक है भाई, घरेलू बातें यहां ना करें, उसके लिए कुछ और जगह है। मैं जानता हूं कि आपके लिए जीवन में बहुत मुश्किल चल रही है, आप बातें यहां पर कर पा रहे हो और कहीं तो कर भी नहीं पा रहे हो, लेकिन बेटा कुछ बन जाओगे जीवन में तो लोग आएंगे तुम्हारे पास खुद से बातें करने के लिए, समझ रहे हो, है ना। तो पहले कुछ बनो, पहले वो मत बनो, पहले कुछ बनो। अभी तो तुम वो बन रहे हो ऐसी बातें करके। चलो, ये कर लेना, इसका समय मिलेगा, आएगा एक फेज ऐसा जब तुम्हारे पास ये चीजें भी होंगी करने के लिए और कुछ बन जाओगे जीवन में ना, तो फिर समझो खुद अप्रोच करेंगे। जिसके लिए तुम आज बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहे हो ना, लड़कों सुधर जाओ, है ना। उसके लिए इतना ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से काम होता रहेगा। तुमको लगेगा कि है कुछ तो बात मुझ में, है ना, तो वो बात तुम खुद के अंदर पहले लाओ, कुछ बनो, अपने आप चली दौड़ी आती, है ना। अच्छी अच्छी चीजें, समझदार हो तुम। चलो, गुड गुड गुड। बाकी सब मुझे पता है तुम क्या चाहते हो जीवन में। तो अभी बताया कि जितने तरह के बॉन्ड उतने तरह की रेडियस हो जाएगी, क्योंकि वो बॉन्डेड स्टेट में निकालते हैं। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस को हम अलग से देखेंगे। तो फिलहाल मैं 3 तरह की रेडियस आपको बता देता हूं। ये है आपकी कोवेलेंट रेडियस, यहां मैं बना रहा हूं मेटालिक रेडियस, इसको एक और नाम देते हैं
क्रिस्टल जो है हाँ, क्रिस्टल रेडियस। और यहां पे आ जाएगी आपकी वंडरवॉल रेडियस। रुक जाओ रे। पहले इनके बारे में दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हर बच्चे को पढ़ने के बाद रहता है वो हम देख लेते हैं कि ये जो कोवेलेंट रेडियस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहां साफ साफ लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये जो है कोवेलेंट रेडियस होती है ये स्टैंडर्ड रेडियस फॉर नॉन मेटल्स। आप सब देख लो, मैं कुछ चीजें लिखूंगा। कोवेलेंट रेडियस एक स्टैंडर्ड रेडियस होती है नॉन मेटल्स के लिए, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। वो कहता है कि कोवेलेंट रेडियस जो है वो नॉन मेटल्स के लिए हम बाय डिफॉल्ट नॉन मेटल्स के लिए मानते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये जो है ये स्टैंडर्ड रेडियस होती है फॉर मेटल्स, नाम से पता चल रहा है, और ये स्टैंडर्ड रेडियस होती है फॉर इनर्ट गैसेस। इसके लिए होती है ये इनर्ट गैसेस, वंडरवॉल रेडियस जो है वो इनर्ट गैसेस के लिए स्टैंडर्ड होती है। ये तीनों बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड रेडियस किसके लिए, नॉन मेटल्स की स्टैंडर्ड रेडियस होती है कोवेलेंट रेडियस, मतलब बाय डिफॉल्ट वो कोवेलेंट रेडियस ही होती है जो नॉन मेटल के लिए दी हुई होती है रेडियस। यानी नॉन मेटल की जो साइज दी होती है ना वो उसकी कोवेलेंट रेडियस को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं। वो जो डेटा होता है वो साइज का डेटा कोवेलेंट रेडियस का डेटा होता है। मेटल की जो साइज का ऑर्डर होता है ना बेटा, वो मेटल की साइज का ऑर्डर जब हम देखते हैं तो वो उसकी मेटालिक रेडियस निकाल कर साइज का ऑर्डर निकाला होता है। और अगर इनर्ट गैस की साइज का ऑर्डर होता है ना बेटा, तो वो इनर्ट गैस की साइज का ऑर्डर उन्होंने उसकी वंडरवॉल रेडियस को निकाल कर दिया होता है डेटा। तो जो डेटा हमको गिवन होते हैं, आप जानते हो नॉन मेटल्स हैं उसमें ऑलमोस्ट पी ब्लॉक कवर होता है, पूरा पी ब्लॉक जो है वो नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं। उसके बाद ये एस ब्लॉक हो गया और जो डी ब्लॉक हो गया ये मेटालिक रेडियस है खूब सारी, और ये जो है ये तो एक ही ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैस वाला जो उसमें होता है। ठीक है सर, ठीक से लिखिए। और कैसे लिखूं भाई, सही नहीं लिखा हुआ है क्या? मैं तो ठीक ही लिखता हूं यार, तुमको उल्टा सुल्टा लग रहा हो तो अलग बात है। बाकी किसी और बैच से किसी ने भेजा हो तो उनको मेरा नमस्कार। ठीक है, आते हैं बहुत सारे दूसरे बैच से भी, यहाँ बच्चे आते हैं, आते हैं मुझे पता है। आयनिक का बताओ सर, मैंने बोला ना आयनिक में आयंस के बीच की रेडियस होती है, अलग से बताऊंगा भाई। आयनिक का मतलब आयनिक बॉन्ड है, इसको अपन अलग से देख लेंगे। सर आपका नाम क्या है? अरे कोई नहीं यार, क्या करना है तेरे को नाम, तो तेरा नाम बन जाएगा तो तू मेरा नाम ढूंढते हुए आएगा। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो फटाफट। अब चित्र वित्र बना लो, ये कोई ऐसे ही है, इसमें कोई ऐसे, क्योंकि सवाल तो ऑर्डर का ही आना है बेटा। अभी ऑर्डर हम कर लेंगे, सवाल सारे हो जाएंगे आपसे। ये कोवेलेंट रेडियस होती है, ये इस तरह से होगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। ये मेटालिक रेडियस है, ये इस तरह से होंगे, मेटल्स इस तरह से जुड़ेंगे। ये वंडरवॉल रेडियस है जो इतना डिस्टेंस पे रहेंगे। अब इसमें क्या होता है सुनो, ये और ये इसको बोलते हैं डी कोवेलेंट। यहां मेटल और यहां मेटल, ये मेटल और यहां से इसको बोलते हैं डी मेटेलिक। ठीक है, डी एम। और यहां से ये और यहां से ये, क्योंकि ये गैस में है तो ऑब्वियसली गैस के एटम्स पास नहीं होते हैं, दूर होते हैं, तो यहां से यहां तक की डी वंडरवॉल कहलाएगी। ठीक है, ये लो, ये क्या कहलाएगी आपकी? डी वंडरवॉल। ठीक है भाई, तो जरा बताओ कि फिर आर क्या होगा? आर, इसका क्या लिखोगे? आर वंडरवॉल क्या होगा? डी वंडरवॉल डिवाइड बाई 2। आर मेटेलिक क्या होगा? डी मेटेलिक डिवाइड बाई 2।
और R कोवेलेंट क्या होगा, D कोवेलेंट डिवाइड बाई 2। ये लो, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम इनके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमने ले ली है। अब इसमें भी अलग अलग बातें होती हैं, समय आने पे सब बता दूंगा, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर ये दोनों एटम डिफरेंट हो तो हम क्या करें, है ना। तो ये जो केस लिए हैं मैंने, ये सारे सेम एटम के केस लिए, यानी एटम यहाँ है, एक एटम, जो एटम यहाँ है Cl यहाँ है तो Cl ही यहाँ है, Cl2 है ये, ठीक है। लेकिन वो सब मैं बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज उसका ऐसा कुछ कहीं पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दो तरह के होते हैं। हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि ये एटम और ये एटम अलग अलग होते हैं, तो उसमें En का डिफरेंस आ जाता है। तो हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तो वहां पर मैं उसकी एप्लीकेशन में ये बात बता दूंगा कि हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये रेडियस कैसे निकालते हैं, हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बता दूंगा। अभी सिर्फ होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, और मैं आपको सिर्फ एक ऊपर ऊपर से ये ब्रीफ कर रहा हूं चीजों को। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं आएगी, आपको सवाल आपके सारे हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी बहुत ज्यादा डीप ले जाके कंफ्यूज नहीं करना चाहता, है ना। और जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। ओके भाई, तो आप नोट कर लो ये चीजें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साइज खत्म करना है हमको। हाँ, शू मेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, वो En है। अभी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पढ़ाई नहीं है, तो मैं फॉर्मूला कैसे लिख दूं यार En का, है। अभी मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा जिसमें मैं डेल्टा En लिखूंगा, तुम बोलोगे En क्या है, यहां लड़ाई हो जाएगी, बोले और सॉरी En क्या है, En क्या है। तो En जब पढ़ेंगे तो En की बात कर लेंगे, और En की एप्लीकेशन के बाद ये चीजें पढ़ लेंगे, कोई नहीं, एक ही तो फॉर्मूला है उसमें। इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ाना है, इनऑर्गेनिक की बात कहां पर क्या नहीं करनी है, ये पता होना चाहिए बेटा, है ना। इनऑर्गेनिक में सब उड़ जाएगा बच्चे के दिमाग से जब मैं यहां पर गलत समय पे गलत चीज पढ़ा दूंगा। सब साफ, जहां जो रिक्वायरमेंट है वहीं पर वो चीज पढ़ाओ, बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई मतलब इस तरह से भी होता है, कई बार होता है ना कि मैं अगर जेई भी पढ़ाता, मतलब मैं जेई एडवांस भी पढ़ाता और मैं नीट भी पढ़ाता, ठीक है, और मैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाता, तो मैं उस तरह से आपको चीजें नहीं पढ़ा पाता इनऑर्गेनिक में जैसे मैं अभी पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं शुरू से सिर्फ नीट पढ़ाता हूं, मैंने जेई नहीं पढ़ाया कभी। तो मुझे नीट का कंटेंट बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, मैं कोई भी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं ले जाता हूं, इररिलेवेंट चीजें आपको देता नहीं हूं। दूसरी चीज, मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि चीज को कहां पर क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है आपके लिए कि ये जो है प्योरली नीट वाला कंटेंट हो, दूसरा ये रिलेवेंट कंटेंट हो, काम काम का हो, ठीक है भाई। ठीक है, तो वो इस चीज का आप ध्यान रखें कि कई जगह पे आपको, आप देखते हो कई जगह पे आपको पढ़ आप नीट के लिए रहे हो और कंटेंट आपको जेई वाला मिलता है, फिर आप जब नीट का पेपर देखते हो तो वो लेवल तो है ही नहीं। अरे तो यार जेई का कंटेंट पूरा साल भर पढ़ रहे हो, सवाल ठीक है, जेई मेंस के क्वेश्चंस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो करो। लेकिन इस चीज का तो ध्यान रखो यार कि कंटेंट हमको जेई वाला मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, नीट वाला मिलना चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से ये आप इतना समझदार हैं तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए, कहीं से भी पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इतने तो आपको चालाक बनना पड़ेगा कि कंटेंट जेई का है या नीट का है पता करना पड़ेगा। आउट, बाकी अननेसेसरी पढ़ोगे वो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो पढ़ो 2 साल पढ़ो ना, जेई एडवांस का कंटेंट पढ़ना है तो 2 साल पढ़ना पड़ेगा। आइए बेटा आइए, सबसे पहले अब बात करते हैं आयनिक रेडियस की, या पहले चलो आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। आयनिक रेडियस, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं आयनिक साइज, ये लो। चलो अभी फील करवा देते हैं आपको, आयनिक साइज में क्या होंगे, आयंस, ठीक है। आयंस कितने तरह के होंगे, एक तो होगा कैटायन और एनायन,
कैटायन और एनायन, यही होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। आयंस हैं तो आयनिक साइज का मतलब दो आयंस के बीच की एवरेज डिस्टेंस प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस। इस तरह से आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना बेटा, आयनिक कंपाउंड एक लैटिस के फॉर्म में रहते हैं, प्लस माइनस, है ना, माइनस प्लस, ऐसा एक लैटिस बना होता है इस तरह से। तो इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस, इनकी रेडियस। आयंस के बीच की जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आयंस की साइज को हम आयनिक साइज बोलते हैं। और आयंस कितने तरह के होते हैं? कैटायंस और एनायन, ठीक है। तो अब क्या होगा वो सुनो। अब आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको सारी फिल करवा दूंगा। ये रहा कैटायन के लिए, वो रहा एनायन के लिए। मुझे जरा बताओ, मैंने यहां से शुरू करना है M, और मैंने यहां से शुरू करना है M+, और मुझे यहां शुरू करना है M2+, और मुझे इधर से इधर जाना है, मुझे इधर से इधर जाना है। एनायन में मुझे x माइनस, x2 माइनस, और इस तरह से, और मुझे उधर से उधर जाना है। यहां तक की कहानी समझ आई? देखो फेल आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जरा मुझे कौन बताएगा कि अगर कोई चीज न्यूट्रल है, अगर कोई न्यूट्रल है तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। अरे जब प्लस और माइनस बराबर हैं तभी तो उसको जीरो बोलोगे। यानी कि अगर किसी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो वो हो गया न्यूट्रल। जानते हो आप? जानते हो, ठीक है। सुन लो, फील करवाना है ना, मुझे पता है आपको ऑर्डर पता होगा। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। और अगर प्लस यानी कैटायन बन गया, न्यूट्रल से कैटायन बन गया, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन चला गया, तभी तो पीछे एक प्रोटॉन ज्यादा बच गया होगा। अरे भाई प्रोटॉन तो जाता नहीं है ना, प्रोटॉन ना तो ऐड होता है, प्रोटॉन ना आप निकालते हो, प्रोटॉन के साथ कुछ नहीं होता। आप जब एनायन और कैटायन बनाते हो तो आप इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करते हो, राइट। तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा किया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन तो रह गए कम। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। उसके बाद मैं यहां पर 2+ यानी एक इलेक्ट्रॉन वहां से और निकाल दिया, तो इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन से और ज्यादा प्रोटॉन है। एम आई राइट? करेक्ट है? सही हूं मैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब है प्रोटॉन तो वो है जो बीच में बैठता है और इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। प्रोटॉन खींचने वाला है, प्रोटॉन खींचने वाला है, और इलेक्ट्रॉन वो है जिनको खींचा जा रहा है। तो यहां पर मान लीजिए कि न्यूट्रल है तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। मतलब यहां 10 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं, यहां पर 10 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं। यहां 9 लोग रह गए क्योंकि एक चला गया। अब 10 लोग 9 लोगों को खींच रहे हैं, अब 10 लोग 9 लोगों को खींच रहे हैं, ज्यादा खींचेंगे। और यहां 10 लोग 8 लोगों को खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? सबसे ज्यादा कौन से केस में खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स? यानी एवरेज अट्रैक्शन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा होगा? एवरेज अट्रैक्शन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा होगा? जहां पर प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यानी क्या आपको बात समझ आ गई हो तो मैं लिख सकता हूं कि इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज कम हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आए? बात समझ में आए? और दुनिया मुझे कहती है कि मैं बेसिक से नहीं पढ़ाता। बेटा इससे ज्यादा बेसिक क्या लोगे जिसमें यह सिखा दूं कि कौन किसको खींच रहा है? किसी ने बताया? ये इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा जो ये पढ़ाए कि न्यूट्रल उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं? कितना बेसिक लोगे बे? इससे ज्यादा बेसिक भी लोगे क्या कि जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं उसमें न्यूट्रल होता है, कैटायन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। इससे ज्यादा बेसिक लोगे? कैसे लोगे? मुझे तो यूं ही बदनाम कर रखा है लोगों ने कि मैं बेसिक से नहीं पढ़ाता, है ना। हालांकि जिसको सवाल करने हैं, जिसको सेलेक्ट होना है, वो फिर खुद जाके, जो सेलेक्ट हो जाता है वो खुद जाके मार्केट में बोल रहा होता है कि सब बेसिक से ही पढ़ाते हैं, नोट्स पढ़, इसके अलावा कुछ पढ़ भी मत तो भी चलेगा, ठीक है।
अभी जो जेई मेंस के पेपर हो रहे हैं ना, कर लो, सवाल बाहर चला जाए तो बता देना। हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है पूरा, बट जब पढ़ा दूं तो क्वेश्चंस भी कर लेना जेई मेंस के। ठीक है, इससे ज्यादा क्या बेसिक लोगे बताओ। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगी, यानी मैं लिख सकता हूं केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट स्पीसीज। जिससे वो बना है उससे छोटा ही होगा, यानी m से छोटा m प्लस होगा, m प्लस से भी छोटा m2 प्लस होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ने पर साइज कम होती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे जो भी कैटायन है वो अपनी पेरेंट स्पीसीज से हमेशा ही क्या होगा बेटा, छोटा होगा, ऑलवेज स्मॉलर। रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, है ना, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जेड इफेक्टिव। आ जाओ अगले पे। देखो बेटा, फिर से अब बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन कम है। तो यानी कि इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। उल्टा लिख सकते हैं, एन आयन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट स्पीसीज। ये लो आयनिक रेडियस। सबसे काम की बात, अगर साइज के अंदर सबसे काम का पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सवाल पूछा जा सकता है नीट में, वो हमेशा आयनिक रेडियस ही होगा कि कैटायन और एनायन की जो है वो साइज पूछ लेगा। क्या आप सवालों के जवाब दे सकते हो? क्या आप सवालों के जवाब दे सकते हो? जरा बताओ। यहां हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये लो एग्जांपल कर लेते हैं। हमने लिखा P2, हमने लिखा यहां पर एन और N3 माइनस, हमने लिखा यहां F और F माइनस, हमने लिखा यहां O और O2 माइनस। ठीक है, हमने लिखा यहां पर I प्लस और I, हमने लिखा यहां पर Cl और Cl माइनस, हमने लिखा यहां Ne और Ne प्लस, हमने यहां लिखा Mn प्लस 2 और हमने यहां लिखा Mn प्लस 4। क्या आप बता सकते हो इनमें साइज का ऑर्डर? क्या आप इनमें साइज का ऑर्डर बता सकते हो? जल्दी बताओ। ये लो साइज का ऑर्डर बताओ। इतने सारे सवाल करवा दिए, दुनिया कहती मैं सवाल नहीं करवाता। क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो? हैं, बहुत सता रहे हो इन दिनों। चलो, n और N3 माइनस ये बड़ा होगा, F और F माइनस ये बड़ा होगा, O और O2 माइनस ये बड़ा होगा, प्लस और न्यूट्रल में प्लस छोटा होगा, Cl और Cl माइनस, माइनस जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया, माइनस बड़ा होगा, एनी और एनी प्लस छोटा होगा, M2 प्लस M4 प्लस, अरे प्लस बढ़ने पर साइज कम होती है। लो खत्म, खत्म। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी 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 जल्दी। चलिए बेटा, चलिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए। यस यस, सबने आंसर सही दिया, परफेक्ट परफेक्ट। अभी हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज पढ़नी है, गुड। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। ये हुए हैं, है ना, आयंस वाली बात हुई है अभी। अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीजें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको एक जुगाड़ लिख के दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी वहीं से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी करेंगे बेटा, अभी किया नहीं है। ये तो क्या है कि आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। एन है तो एन का ही माइनस है, एफ है तो एफ का ही माइनस है, ओ है तो ओ टू का माइनस है, आई है तो आई का प्लस है, मतलब एलिमेंट सेम है उसी के आयंस है। ठीक है, एलिमेंट सेम है उसी के आयंस है। डिफरेंट एलिमेंट्स के आयंस की साइज का ऑर्डर डेटा बेस्ड होता है, वो हम नहीं बता सकते, वो एक लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होता। यो नोट कर लिया, यस, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, चलो भाई चलो। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज,
साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब क्या होता है? सेम। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन स्पीसीज में होती है, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो उसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है भाई, याद रहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। सबसे प्यारा एग्जांपल हम देख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आ जाइए, सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं कि उसको करके देख लेते हैं। हमने ले लिया N3 माइनस O2 माइनस, उसके बाद हमने ले लिया F माइनस, फिर हमने ले लिया Na प्लस, फिर हमने ले लिया Mg2 प्लस, फिर हमने ले लिया एल्यूमिनियम 3 प्लस। ये लो, यहां तक ले लिया हमने। जरा आप अब इसमें एक चीज नोट करो कि यहां पर मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर लेते हैं। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियस सी बात है सेम होंगे, तभी ये सीरीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जब कभी भी आयंस को देखो तो 99% चांस है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट देगा आपको, नीट वाला जब एग्जाम में पूछेगा तो 99% चांस है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सवाल देगा आपको। ये खुद जो सीरीज लिखी हुई है इसको आप कितनी बार पता नहीं, आपके सामने ये PYQs में भी 3 बार आ जाएगा, और भी जगह ये सवाल जो है बार बार दिया हुआ है, और भी जगह ये सवाल बार बार दिया हुआ है। चलिए आइए एक बार पता करते हैं क्या कुछ है। N3 माइनस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं वो 7 है, विच इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इसमें एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, प्रोटॉन तो उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि मैं यहां पे Z लिख सकता हूं। यहां इसका 9 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। लेकिन 7 में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 में 2 जोड़ दोगे 10, 9 में 1 जोड़ दोगे 10, 11 में से 1 कम कर दोगे 10, 12 में से 2 कम कर दोगे 10, और 13 में से 3 कम कर दोगे 10। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तभी तो हम इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं। अब बात यह है कि इतने समझदार अब तुम सब हो गए हो, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। यहां पर 7 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं, 8 लोग 10 को खींच रहे हैं, 9 लोग 10 को खींच रहे हैं, 11 लोग 10 को खींच रहे हैं, 12 लोग 10 को खींच रहे हैं, 13 लोग 10 को खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है बे? सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है बताओ? क्या 13 लोग मिलकर 10 लोगों को बहुत तगड़ा खींचेंगे? और जब बहुत तगड़ा खींचेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाएगी? कम। जरा बताओ, इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो साइज क्या हो जाएगी? साइज क्या हो जाएगी बेटा? साइज हो जाएगी डिग्रीज। हाँ ठीक है, लो साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, तो साइज हो जाएगी आपकी डिक्रीज, सीधा लिख दो। लो जी, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कहानी खत्म, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कहानी भी खत्म। अब हम एक जुगाड़ लिख देते हैं, ये नोट करो फटाफट। कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? बताओ बताओ, आप खुद बताइए, आपको कहां जरूरत पड़ी है इसके जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन की? जरूरत पड़ी है क्या? नहीं ना, क्योंकि पता है इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन ज्यादा है, तो सिग्मा जो है वो आपका रिपल्शन कम हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, और तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली और भी देसी तरीका, कितनों को कितने खींच रहे हैं, बात खत्म। आ जाइए, शॉर्ट नोट बनाए क्या बेटा? इससे ज्यादा शॉर्ट क्या बनाओगे बताओ? इससे ज्यादा शॉर्ट है? बताओ बेटा, जल्दी बेटा, चलो भाई शुरू करें। अगला पता नहीं आज कुछ उल्टा सीधा खा लिया था मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो
अगला, अगला क्या है? जुगाड़। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ बोले तो MDJ। जिसको मेरा नाम नहीं पता वो जुगाड़ याद रख ले, जिसको मेरा नाम पता है वो MDJ का मतलब भी समझ ले, है ना। और मैंने कहा था कि मेरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, जब तुम कॉलेज में पहुंच जाओगे तो ढूंढते हुए आ जाओगे। चलिए, तो वैसे लिखा होता है पहली स्लाइड पे, पढ़ लेना, मजाक कर रहा हूं बे। बोलेगा क्या फालतू बकवास कराइए मास्टर, पता जुगाड़। लेकिन हैशटैग फॉर आयंस ऑफ सेम एलिमेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। जब कभी आपको सेम एलिमेंट के आयंस दिख जाए, आई प्लस, आई माइनस, है ना, इस तरह के, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज दिख जाए, दोनों केस हम कर चुके हैं। ये हमने बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक किया है, ये हमने साइज ऑफ सेम एलिमेंट वाला किया है, ये रहा साइज ऑर्डर ऑफ, है ना, ये वाला हो गया। तो जब ऐसा हो, ऐसी दो चीजें आपको दिख रही हो, तो फिर हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी आयनिक साइज होती है, जो आपकी आयनिक साइज होती है, आयनिक साइज जो होती है वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात खत्म। जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा बड़ा, जितना ज्यादा प्लस उतना ज्यादा छोटा। अब देखो इसमें क्या माइनस है? यस। क्या प्लस है? यस। ये तीन माइनस हैं तो डेफिनेटली ये तीनों इससे बड़े होंगे। अब एक माइनस से बड़ा होगा दो माइनस वाला, दो माइनस से बड़ा होगा तीन माइनस वाला, और प्लस एक प्लस तो छोटा, दो प्लस तो और छोटा, तीन प्लस तो और छोटा। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि साइज को डायरेक्ट बोल सकते हो, जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा बड़ा, जितना ज्यादा प्लस उतना ज्यादा छोटा। डायरेक्ट हिसाब किताब, बात खत्म। लेकिन पहचान लेना कि वो एक ही एलिमेंट के आयंस हैं या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो बाकी मत टिक कर देना, ये हमेशा नहीं होता है, ध्यान रख लेना। ये हैशटैग जरूर पढ़ लेना कि अगर वो सेम एलिमेंट के आयंस हैं या फिर अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा एकदम फटाक से, ठीक है, एकदम से हो जाएगा। प्लस वाला छोटा, माइनस वाला बड़ा, जितना प्लस उतना छोटा, जितना माइनस उतना बड़ा। यही तो हुआ है, आप देखो, प्लस वाला छोटा, माइनस वाला बड़ा, जितना माइनस उतना बड़ा। यानी कि आप इसकी साइज का ऑर्डर डायरेक्ट डिक्रीजिंग ही तो लिख रहे हो बेटा, माइनस 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 डिक्रीज, साइज डिक्रीज, प्लस 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 इंक्रीज, साइज अगेन डिक्रीज। गुड। चलिए, चलो आपको कुछ सवाल करवा देते हैं, उसके बाद हम और भी साइज बाकी है, अभी तो बहुत कुछ ब्लॉक वाइज साइज वगैरह पढ़ेंगे हम। या फिर हम क्वेश्चंस एक साथ ही कर लेंगे, हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। चलो साइज ऑर्डर सवाल हम बाद में करेंगे, वरना ये रह जाएगा ना तो सवाल करने में मजा नहीं आएगा बेटा। सवाल और भी बहुत कुछ है, नीचे लेकर आया हूं मैं सवाल। जनरल ट्रेंड ऑफ साइज, जनरल ट्रेंड ऑफ साइज क्या कहता है वो आप बना लीजिए। आपको पता है कि इधर से इधर टॉप टू बॉटम होता है और इधर से इधर लेफ्ट टू राइट होता है। अभी थोड़ी देर पहले सब बता दिया है, खाली दोबारा नोट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। टॉप टू बॉटम n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट z इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होती है, बता दिया था, ठीक है। तो साइज का जनरल ट्रेंड है इस तरह से कम होना और इस तरह से बढ़ना, टॉप टू बॉटम बढ़ना, लेफ्ट टू राइट कम होना इज नॉर्मल, इज जनरल ट्रेंड। ये जनरल ट्रेंड है बेसिकली, कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्या सर? यस। तो मैं बोलूंगा कि अगर छोटा मोटा कोई चेंजेस आता है तो उसका हम बकायदा विद रीजन हम पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन आपसे जनरली जो ट्रेंड पूछा जाए, इस शब्द पे ध्यान दे देना बेटा, ये जनरल ट्रेंड लिखा हुआ है। ये जनरल ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जनरली साइज पीरियड के अंदर क्या होती है? कम, और ग्रुप के अंदर साइज क्या होती है? बढ़ती है। ये जनरल ट्रेंड है। आगे चले,
बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं ना, इसमें जबरदस्ती पढ़ रहे हैं फिर से, कुछ हो सकता हो इसमें से ऑफलाइन में मुझसे पढ़े हुए होंगे, है ना, यहीं पर इसी सेशन में, वो फिर से यहाँ पर देख रहे होंगे। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, बेटा जितनी जरूरत हो उतना ही पढ़ो। मतलब कि अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप यहाँ वीडियो मत देखें, है ना, और मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। जो आपकी कमी है आप वहीं पर वीडियो वापस देखिए। अदरवाइज जो पढ़ चुका है चैप्टर, सवाल हो रहे हैं, तो बेटा नोट्स रिवाइज कर, ठीक है। वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि चीजों को धीरे धीरे से पढ़ना पड़ेगा। एक्सेप्शंस सब आएंगे, लेकिन ये जनरल है, नॉट एक्सेप्शनल चीज, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सीधा ब्लॉक वाइज साइज की। ये लो, यहां से आपका काम आसान हो जाएगा, बिकॉज मैं यहां पर ये एडिशनल करवाता हूं। पूरी दुनिया के लिए साइज यहां खत्म हो जाती है, और इसके बाद वो साइज के ऑर्डर्स के सवाल करवा लेते हैं, वो भी नहीं करवा पाते हैं क्योंकि वो ब्लॉक वाइज साइज नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम सीधा ब्लॉक वाइज साइज करते हैं, ताकि हम ब्लॉक वाइज पूरी पीरियोडिक टेबल को खत्म कर देंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक, सबसे पहले बेटा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर लिथियम, है ना, एस ब्लॉक के अंदर जो है नो एक्सेप्शन, अच्छा खुशी मिलेगी आपको, लिख दो नो एक्सेप्शन। जब हमने नो एक्सेप्शन लिखा, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, ठीक है। ये एस ब्लॉक की बात है। नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन जब भी लिखूंगा दैट मीन्स ये जनरल ट्रेंड फॉलो होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये एस ब्लॉक है, पूरा एस ब्लॉक यहां पे खत्म। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, तो बताओ क्या लिखोगे? साइज इंक्रीज हो जाएगी, ये लो। फिर आपसे पूछा जाए बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो बताओ क्या करोगे? यहां पर भी साइज क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सीधा पूरा एस ब्लॉक खत्म, पूरा एस ब्लॉक खत्म। तो इसका मतलब है कि यहां पे इसको मैं ऐसे लिख दूं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन एम। बेटा ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये एईएम, ठीक है, बता देता हूं मैं, और ये है एएम एल्कली मेटल्स, है ना, एल्कली मेटल्स एएम, एईएम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एस ब्लॉक के दो ग्रुप होते हैं, तो एईएम आर स्मॉलर देन एएम बिकॉज वो राइट में आते हैं, ये लो, ठीक है। और बाकी इन दोनों ग्रुप में इधर से इधर देखोगे तो भी साइज बढ़ेगी, इधर से इधर देखोगे तो भी साइज बढ़ेगी। तो एक और चीज जो मुझे लगता है मैं लिख देता हूं, जुगाड़ फॉर कंप्लीट एस ब्लॉक। अब क्या होता है बेटा कि एस ब्लॉक बहुत छोटा सा है, तो अगर एल्कली मेटल्स पूछे तो इंक्रीज, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पूछे तो इंक्रीज, लेकिन ये उल्लू के पट्टे दोनों को मिला के पूछ लेते हैं, है ना, ये क्या कर लेते हैं? दोनों को मिला के पूछ लेते हैं कि लो कंबाइन, अब बताओ। तो इसीलिए है तो वो डेटा बेस्ड, है तो वो डेटा बेस्ड। अगर दोनों को कंबाइन पूछा जाए कि दोनों को मिला के साइज का ऑर्डर बताओ कि कौन किससे छोटा कौन किससे बड़ा, ठीक है। बहुत जोर से भूख लगी है, अबे तो सड़क पे बैठ के थोड़ी पढ़ रहा है तू, मम्मी को बोल कुछ खाने को दे देंगी। कई देर से लिख रहा है एक बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। इससे भूख बढ़ती है, ठीक है, इससे भूख बढ़ती है, भूख की बात करने से भूख बढ़ती है, ठीक है, भूख की बात करने से भूख बढ़ती है। तो इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है वो देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहां आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और इसकी एक ट्रिक है जो कि आपने बहुत जगह देखी होगी, वो इसको एक ई बनाओ, ऐसा वाला ई बनाओ, और उसके बाद एक एन बना दो, उसके बाद एक एन बना दो, ऐसे। यानी आप चाहो तो इसका पूरा साइज ऑर्डर लिख सकते हो, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है,
ठीक है, तो यहां से शुरू होना है, बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। ये साइज का ऑर्डर रहेगा अगर वो आपको एक साथ पूछ ले तो, है ना, अगर वो एक साथ पूछ ले तो यहां पर ये चीज आपको मैं अलग से बता रहा हूं, एक साथ पूछ ले तो। एक साथ पूछने वाला सवाल जो है उससे पहले पूरा चांस है कि वो यहां आएगा, इधर पूछेगा। ठीक है भाई, फटाफट नोट करो। डायगोनल रिलेशनशिप मैं एस ब्लॉक में पढ़ाता हूं। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब बता देता हूं। लो, लिथियम, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है अपने घर वालों की ना सुनकर पड़ोस पे देखना। ठीक है, यानी कि अपनों को छोड़कर गैर पे नजर मारना, और गैर में भी कहां, जहां पे तिरछा देखना है, डायगोनल देखना है। तो लिथियम को मैग्नीशियम अपने जैसा लगता है, ये होती है डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम को एल्यूमिनियम अपने जैसा लगता है, ये होती है डायगोनल रिलेशनशिप। यानी कि टेढ़ा देखकर उसको अपने जैसा समझना कहलाता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का कारण होता है सेम सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, और आयनिक पोटेंशियल होता है फाई, जो कि अभी समझ नहीं आएगा। फाई मतलब होता है चार्ज अपॉन रेडियस। इसलिए मैं डायगोनल रिलेशनशिप यहां नहीं पढ़ाता, मैं डायगोनल रिलेशनशिप एस ब्लॉक में पढ़ाता हूं, है ना, वहां पर बताता हूं। एस ब्लॉक के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप बता दूंगा मैं। तो ध्यान रखिएगा, डायगोनल रिलेशनशिप का सिंपल सा देसी मतलब अगर अभी मजे लेना हो तो बता देता हूं। पड़ोस वाले पे नजर मारना कहलाता है डायगोनल रिलेशनशिप। जब अपने अपने नहीं और पराये अपने लगे, उसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये लिथियम और मैग्नीशियम की खूब सारी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है। लिथियम को लगता है तू मेरे जैसा है, मैग्नीशियम को लगता है तू भी मेरे जैसा है। तो जब ये आपस में एक दूसरे की बातों को मैच करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब क्या क्या मैचिंग पॉइंट है, वो मैचिंग पॉइंट्स तो ये ऐसा होता है ना कि तुमको कौन सा कलर पसंद है तो वो मुझको भी पसंद है, तुम खाने में क्या क्या खाती हो मुझे वो भी पसंद है। ये ऐसी जब बातें होने लगती है ना, एकदम वैसी टाइप वाली बातें, समझ रहे हो बात को, उसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे बेटा कि लिथियम की खूब सारी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की खूब सारी प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती है। यहां बेरिलियम है और इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप में यहां एल्यूमिनियम होता है, इन दोनों की भी खूब सारी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है। इसीलिए मैं पहले ये यहां नहीं बताता, बाद में बताता हूं। बाकी आप समझदार हैं, आप जीवन में काफी डायगोनल रिलेशनशिप बना चुके हैं, मुझे पता है। आइयो, आओ बेटा, तो ब्लॉक वाइज साइज में एस ब्लॉक है या गया, खत्म। नेक्स्ट पी ब्लॉक। आ जाइए, पी ब्लॉक में हमको भी पता है पी ब्लॉक में कहां से क्या शुरू होता है, हमको पता है 13th ग्रुप से शुरू होता है बेटा ना, 13th ग्रुप से शुरू होता है, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, एंड दिस वन इज योर 18th ग्रुप। ठीक है, मजे की बात बोल दो, मजा आ जाएगा अभी तुमको। वो मजे की बात क्या है पता है, ये डब्बा मैंने अलग से बना लिया और इस डब्बे में मैं एक ही बात लिखूंगा, और वो डब्बे में लिखी हुई बात नो एक्सेप्शन। यानी इन सब में, 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 सब में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसको मैं थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूं वरना पता लगेगा ये 15-16 के लिए बिता हुआ है। नो एक्सेप्शन टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगी। लो, पूरा पी ब्लॉक एक बात से खत्म कि 14 से लेके 18 वाले ग्रुप में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सीधा सीधा, हाँ, कईयों की नींद भाग गई होगी, ऐसी बातों से नींद भाग जाती है बेटा, मुझे पता है। तुम इसी सब बातों के लिए तो बैठे हो यहाँ पे कि कब आएगा मसाला। यस, ये है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है,
ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नाम याद है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नाम याद है क्या? देखो, बोरॉन से एल्यूमिनियम बढ़ना चाहिए, विच इज क्वाइट नॉर्मल, बढ़ेगा, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम कम हो जाता है, फिर वापस से नॉर्मल है, बढ़ने वाला है। अब ये जो पंचायती हुई है, ये जो पंचायती हुई है, इसका कारण क्या है? ये जो पंचायती हुई है, इसका कारण क्या है? इस पंचायती का कारण कौन बताएगा? इस पंचायती का कारण मैं बताता हूं। जो आपका गैलियम है, गैलियम, जो आपका गैलियम है, इसमें 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इस गैलियम में, क्योंकि ये है आपका 13, है ना। इसका एटॉमिक नंबर देखोगे बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। और इसका कितना है? 31। 13 से 13 से जब 31 पर आओगे, 13 से जब 31 पे आओगे, तो बीच में स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स भरे जाएंगे, यानी कि 21 से लेकर 30 तक भरे जाएंगे। अब यहां से यहां तक जो है इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन 3d सबशेल which have पुअर सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन इन साइज अकर्स। ठीक है भाई, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ यहां से यहां, क्यों? क्योंकि 13 से 31 पे जब मूव करोगे तो बीच में ये 21 से 30 वाली चीजें आएंगी। और आपको पता है कि 3d के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है। जब गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो आप, है ना, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं वापस से, गैलियम, गैलियम क्या होता है आपका? आर्गन, आर्गन 3d10 4s2 4p1, ये है गैलियम आपका। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि इन गैलियम चलेगा, in gallium 10 3d electrons are present which have, फिर से लिख रहा हूं, हालांकि वही बात है, which have poor sigma, that's why Z effective increase in gallium and decrease in size occurs। ठीक है ना, विजिबल है ना, दिख तो रहा है ना? थोड़ा सा मैंने जगह को ऐसे कहते हैं ना कि कंजूसी में लिखा हुआ है। और इसको बोलते हैं हम क्या? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये नॉन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। पहले पढ़ा दिया था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पहले ये चीजें फील करवा दी थी कि साइज में फर्क आ सकता है जब जेड इफेक्टिव की वैल्यू थोड़ी एबनॉर्मली चेंज हो जाए। जब बोरोन से एल्यूमिनियम पर गए तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू नॉर्मल चेंज हुई, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम पर आने पर पहली बार डी के इलेक्ट्रॉन्स अंदर आए। यानी कि अगर आप एल्यूमिनियम देखोगे तो एल्यूमिनियम होता है नियोन 3s2 3p1, नियोन 3s2 3p1। लेकिन जब आप यहां पर स्विच करोगे तो यहां आपका आर्गन आएगा और 3d10 आएगा, फिर आएगा 4s2 और 4p1। यानी कि यहां से यहां जब स्विच किया तो ये 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन नए आ गए पहली बार, जो कि नालायक हैं, जो कि शील्डिंग करना जानते नहीं है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग वीक है, तो इस बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव बढ़ गया। और जेड इफेक्टिव जब इस बाहर वाले एक पी के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया तो इसके न्यूक्लियस ने इस पी के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, और जब अपनी तरफ खींचा तो साइज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लगा और इसकी साइज जो है वो एबनॉर्मल तरीके से डिक्रीज हो गई। इतनी डिक्रीज हो गई कि ऑर्डर बदल गया, और जब ऑर्डर बदल गया तो हमको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। तो एल्यूमिनियम से गैलियम पे जब स्विच करते हैं तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज के
ऑर्डर में जो है वो डिस्क्रिपेंसी आती है और उसका रीजन होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, हो गया भाई? गुड, एकदम क्लियर सबको? सर ओवरऑल ऑर्डर लिख दो, तो इसको आगे पीछे कर दे मेरे भाई, क्या लिखना ओवरऑल ऑर्डर, ले। तो फिर बोरोन से बड़ा हो जाएगा फिर एल्यूमिनियम, और फिर सॉरी, बोरोन से बड़ा हो जाएगा गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, और फिर थेलियम। ये लो, ये ओवरऑल ऑर्डर हो गया। कुछ लोगों की डिमांड आई थी ओवरऑल ऑर्डर लिख दो, ये ले भाई लिख दिया। नेक्स्ट है डी ब्लॉक। अब डी एंड एफ ब्लॉक की साइज के ऑर्डर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डी ब्लॉक के अंदर हम सिर्फ 3D सीरीज पढ़ते हैं। फिर कह देता हूं मैं, है ना, कि कुछ लोग जाकर डी ब्लॉक में पढ़ाएंगे, मैं यहीं पे पढ़ा देता हूं। और एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों चीजें देख लेंगे। ओके, आइए फटाफट नोट करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, कुछ जगहों पे ये ऐसा लिखा होता है, ऐसा मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, ये आपको मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स भी बताते हैं ये ऐसा लिखता है, ऐसे ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू डेटा, है ना, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इनफैक्ट जो सवाल, जो ऑर्डर आया है, अगर ऐसा आए ऑप्शन में तो ये भी सही है। और मैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलता हूं, मैंने वो वाला ही फाइनल लिख दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोनों बातें सही हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर वो ऑर्डर, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम कम ही होता है, ठीक है, कम तो कम ही होता है। ओके, यस 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 यस, नोटेड, गुड। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में पहले टॉप टू बॉटम की रामायण खत्म कर देते हैं। पहले टॉप टू बॉटम की रामायण खत्म कर देते हैं। टॉप टू बॉटम में हमारे पास एक है स्कैंडियम, एक है यट्रियम, और एक है लेंथेनम। ये हमारा थर्ड ग्रुप है। और जो फोर्थ ग्रुप है वो है हमारा, ये आपका थर्ड ग्रुप है, ठीक है। थर्ड ग्रुप में नॉर्मल है, यहां से यहां तक चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़नी है, साइज बढ़ेगी, नॉर्मल, नो एक्सेप्शन। लेकिन अफसोस ये सिर्फ तीसरे ग्रुप में चलेगा। क्यों चलेगा तीसरे ग्रुप में, वो भी बता देता हूं। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका होता है 39, इसका होता है 57, यही होता है। जब आप फोर्थ ग्रुप पे मूव करते हैं, जब आप फोर्थ ग्रुप पे मूव करते हैं, तो ये जैसे यहां मैंने फोर्थ ग्रुप ले लिया, ये आपका होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम, ये होता है आपका, यही होता है टी जरा हाफ, ये फोर्थ ग्रुप है। अगर ये 58 होता तो ये भी नॉर्मल होता, लेकिन भाई साहब दिक्कत कहां आ गई, दिक्कत आ गई कि ये भाई साहब 72 है, ये 58 नहीं है, ये क्या है, 72 है। 72 का मतलब है कि इस लेंथेनम से, इस लेंथेनम से हॉफनियम के बीच में कुछ 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट आए हैं। यानी कि जब आप 57 से 72 पर आ रहे हो, तो यानी बीच में, ये बीच में आपके पास, बीच में आपके पास यहां से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 58 टू 71 जो है वो आ गए। और ये क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स। ये क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन 4f सबशेल। इलेक्ट्रॉन्स कहां हो रहे हैं, 4f सबशेल में, विच हैव पुअर शील्डिंग,
यानी कि सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा, और इसको हम बोलते हैं नॉन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, यानी हॉफनियम में ये जो आपका इसमें है, इसमें आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज becomes similar to zirconium due to lengthenoid contraction। ये बड़ा होना चाहिए था, मेरी बात को समझना, ये इससे बड़ा है, होता है, ये बड़ा होना चाहिए था लेकिन ये घट गया, इसकी साइज कम हो गई, क्योंकि जब हॉफनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा तो उसमें 4f पूरा भरा हुआ था, उसमें 4f पूरा भरा हुआ था। 4f के इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग जो है वो कम होती है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, तो इसके अंदर जेड इफेक्टिव ज्यादा दिखा, जरूरत से ज्यादा दिखा, जरूरत से ज्यादा दिखा, तो उसने इसकी साइज को बराबर कर दिया किसके, ऊपर के। यानी कि अगर यहां से यहां तक ये इंक्रीज हो रहा है, फिर इससे बड़ा ये होना चाहिए था, लेकिन इस वाले की साइज कम हुई और कम होकर लगभग बराबर हो गई। इतना नहीं कम हुआ कि ऑर्डर बदल के ऊपर आ जाए, जैसा एल्यूमिनियम गैलियम में हुआ था वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये अगर इतना गैप है तो इसमें जेड इफेक्टिव बढ़ने पर ये छोटा होगा, और ये छोटा होकर इसके नजदीक आएगा, तो 4D सीरीज के बराबर हो जाती है, तो इसके बराबर होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज जो है वो बराबर हो जाती है। अब मैं आपको सीधा सीधा हिसाब किताब बता देता हूं कि दो तरह के पैटर्न्स याद रखो, दो तरह के पैटर्न्स याद रखो, दो तरह के पैटर्न्स, 3D सीरीज से ज्यादा 4D सीरीज से ज्यादा 5D सीरीज बड़ा होगा, 3D सीरीज से ज्यादा 4D सीरीज, और 4D सीरीज और 5D सीरीज जो है वो बराबर लगभग हो जाएंगे। ये आपके लिए ओनली फॉर थर्ड ग्रुप, और ये आ जाएगा आपका 4th से लेके 12th ग्रुप तक सब। यानी कि ये 4 के लिए मैंने समझाया है, लेकिन बेटा ये 4 से ज्यादा 5वां 6वां 7वां और इस तरह से 12वें ग्रुप तक ये ऑर्डर चलेगा। यानी 12वें ग्रुप तक आपको ऑर्डर पूछा जाए तो ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, चौथे वाला पैटर्न, 4 से 12 एक पैटर्न, और तीसरे के लिए नॉर्मल पैटर्न। नॉर्मल है वो, ऊपर वाला नॉर्मल है, लेकिन अफसोस वो एक ही है ना। बाकी सबके सब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D सीरीज की एलिमेंट की साइज जो है वो लगभग बराबर हो जाती है। तो नोट लगा के हम लिख देंगे, पहले तो ये लिख देंगे, इसको बोलते हैं, ये आपका 3D सीरीज है, ये आपकी 4D सीरीज है, और ये आपकी 5D सीरीज है। तो साइज ऑफ 5D सीरीज है ना, साइज ऑफ 5D सीरीज बिकम्स सिमिलर टू 4D सीरीज एलिमेंट्स ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लिखो फटाफट, इसको नोट करो, फिर मैं वो नोट लिख देता हूं। सर क्लास रेगुलर लिया करिए बेटा, तुम्हारे जो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होनी है तो वो ले रहे हैं ना। ज्ञान किसको दे रहा है यहाँ पे आके कि रेगुलर लिया कीजिए? तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है सिलेबस की, ठीक है, तुमसे ज्यादा सिलेबस की टेंशन मुझे है, चिंता मत करो। रेगुलर जो आपका अभी है, कुछ आधे बोलेंगे कि 4 क्लास दिन की नहीं ले सकते, इसलिए कम कर रखा है अभी बर्डन। मेरी गलती थोड़ी है बेटा, आईओसी लेट शुरू हुई है तो है, मेरे से पहले जो पढ़ा रहे हैं हो सकता हो उनको भी लेट मिला हो बैच, तो गलती किसकी है? ये तो शुरू से है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ के नहीं भागता है। कोई टीचर नहीं है यहां पर ऐसा जो आप जिम्मेदारी छोड़ के भागेगा। सब पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ा के जाएंगे। जिसको जरूरत लगी होगी उसने थोड़े लेक्चर एक्स्ट्रा लिए होंगे, उस वजह से कुछ ओसी लेट हुई होगी, ओसी लेट होने की वजह से आईओसी लेट होगी। अब किसने क्या किया, क्या फर्क पड़ता है? तुमको पूरा पढ़ा रहे हैं ना बेटा, तुम पैनिक मत करो, पैनिक मत करो, ठीक है ना, इससे कुछ नहीं होगा।
हड़बड़ाहट से सिर्फ चीजें खराब होती हैं, सुधरता कुछ नहीं है बेटा। आराम से, है ना, चित्त को और मन को शांत रखो और पढ़ते जाओ, सब होएगा। घबराहट से कुछ हासिल नहीं हुआ आज दिन तक, ठीक है। अभी क्रैश कोर्स में 25 लेक्चर के अंदर इतना का इतना कंटेंट डिलीवर करूंगा मैं क्रैश कोर्स में, सिर्फ 25 लेक्चर्स के अंदर। कंटेंट में 1% भी कमी हो जाए तो बता देना, देख लेना, चाहे वो भी, तब भी करूंगा। अपने हिसाब से मुझे चीजें पता है, मेरे को कैसे पढ़ाना है बेटा। इसको नॉन एज बोलते हैं बेटा, ये है ना, नॉन एज, के ए का मतलब है नॉन एज, ठीक है। कुछ पूछ रहे हैं बच्चे, नॉन एज, ठीक है। चलिए बेटा, तो आपको दो पैटर्न ध्यान में रखने हैं जब भी टॉप टू बॉटम डी ब्लॉक की बात की जाए, तो वो आपको दो पैटर्न ध्यान रखने हैं। ये जैसे मैं आपको पूछ लूं कि इससे, जैसे ऑर्डर बताओ, साइज का ऑर्डर बताओ, जैसे पूछा तो यही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है, फिर भी आपको 4 से लेके 12 तक का डेटा चेक कर सकते हो, ये सब ऐसा ही रहता है लगभग बराबर। चले आगे, ये सब डी ब्लॉक की बातें हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, लेफ्ट टू राइट डी ब्लॉक, लेफ्ट टू राइट, थ्री डी सीरीज, ये कंप्लीटली डेटा बेस्ड होता है, इसको आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, और उसके बाद क्रोमियम, और उसके बाद मैंगनीज, ठीक है, उसके बाद मैंगनीज, देन आता है यहां पर आयरन, ठीक है, उसके बाद फेकोनी, फिर कोबाल्ट, ये जिंक। इस तरह का जिगजैग ऑर्डर चलता है, एक बार आप इस ऑर्डर को नोट कर लीजिए, ये इस तरह का जिगजैग ऑर्डर चलता है। ये जिगजैग ऑर्डर का कारण है जेड इफेक्टिव के डेटा, जेड इफेक्टिव के डेटा जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम उनकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर सिर्फ 3D सीरीज के लिए लिखवाया है। 4D सीरीज के लिए जो ऑर्डर है वो और अलग होता है, उतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जाकर आप डी ब्लॉक जब देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में आपको डी ब्लॉक जो है वो इस तरह से दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज पे फोकस किया जाता है। किस पे फोकस किया गया है? सिर्फ 3D सीरीज पे। इसको नोट कर लो फटाक से। सिर्फ 3D सीरीज के डेटा दिए हुए हैं डी एंड एफ ब्लॉक में, तो मैंने वही लिख दिए, ठीक है। जल्दी नोट करो, मैं चाय का जुगाड़ करता हूँ। ठीक है भाई, यहां ऐसा बोला जाता है हालांकि कि यहां से जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज होता है, और वो जेड इफेक्टिव जो है वो सिग्मा से ज्यादा है, ऑब्वियसली तभी साइज डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो प्रैक्टिकली जेड इफेक्टिव का डेटा है वो सिग्मा के लगभग बराबर हो जाता है, यानी अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो जाते हैं। और यहाँ के लिए बोला जाता है कि ये जो आपको ऊपर ये दिख रहा है, यहाँ से ये वापस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं सिग्मा इंक्रीज हो जाता है जेड इफेक्टिव से, तो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है साइज। लेकिन ये जो कहानी है मैंगनीज की, इसकी साइज ज्यादा क्यों है? तो ये है ड्यू टू लूज पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। लूज पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से साइज क्या होती है? ज्यादा होती है। साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये लूज पैकिंग एफिशिएंसी क्यों होती है? ड्यू टू रीजन वीक मेटालिक बॉन्डिंग, और इसका भी रीजन 3D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
वीक मेटल, मेटल का बॉन्ड इसमें वीक है, तो मेटल और मेटल की डिस्टेंस ज्यादा हो गई। जब डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो उसका आधा भी ज्यादा आएगा, इसलिए रेडियस ज्यादा आती है। तो मैग्नीज की साइज एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। ये हालांकि इतनी इंक्रीज नहीं होती कि ये स्कैंडियम से बड़ा आ जाए। तो कहीं पर दिमाग में अगर आपके ये डाउट चल रहा हो कि क्या स्कैंडियम और मैंगनीज में कौन बड़ा है, तो फिर मैंगनीज ही बड़ा है। मैंगनीज और जिंक लगभग जो है वो लगभग बराबर हो जाते हैं। और आपके दिमाग में एक डाउट और आ जाए कि स्कैंडियम से लगातार यहां पे इंक्रीज हो गया, तो कई लोगों के दिमाग में आता है कि क्या जिंक बड़ा हो गया, तो नहीं, स्कैंडियम ही बड़ा है अभी भी जिंक से। ये कुछ ऐसी चीजें मैंने लिखी हुई है ऊपर 2-3 जो आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आते हैं उनको दूर कर देगी कि भाई डेटा के अकॉर्डिंग स्कैंडियम मैंगनीज से बड़ा ही है, स्कैंडियम जिंक से भी बड़ा ही है। वो होता है ना कि सर आप ओवरऑल ऑर्डर लिख दो या ऐसा कर लो, जरूरत नहीं है। इसको जब भी पूछा गया है 3 सेट में पूछा गया है, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, ठीक है भाई। ये बेसिकली एक तरह से डेटा बेस्ड चीज है जो मैंने 3D सीरीज के लिए लिखवाई है। ये D&F ब्लॉक में दुनिया पढ़ाती है। पढ़ाती क्या है? चाय का व्यवस्था करना, एक चाय दे, है ना। D&F ब्लॉक में यहां पर D&F ब्लॉक का नाम लेके और D&F ब्लॉक में पीरियोडिक का नाम लेके पढ़ा देते हैं। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अगर आपको यहां पढ़ाया है तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहीं पर हम पढ़ेंगे और फिर अभी हम सवाल करने वाले हैं। ये फटाफट से नोट करो, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जल्दी जल्दी। इतने आवर्स फोन देख रहे हैं तो मेरी आंखें खराब हो गई हैं, हो ही गई है उसकी आंखें खराब। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे अभी थोड़ी, एक 5 मिनट का काम और बच रहा है। एफ ब्लॉक, ओनली एफ ब्लॉक। नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े, ठीक है। गुड 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 गुड। वो क्या है कि पहली 2 क्लासों में दिक्कत आई होगी आपको नोट करने की, अब वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, आपको पता है मैं किस वक्त कोई चीज समझा रहा हूं। आपने एक चीज नोट करी होगी, मैं हर बात को 3 बार समझाता हूं। तो कईयों को एक बार में समझ आ जाती है तो वो नोट कर लेते हैं, फिर जब मैं दोबारा समझा रहा होता हूं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 3 बार में तो जरूरत नहीं पड़ती यार, बहुत लोगों को 3 बार पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ती, पर मेरी आदत है कि मैं एक ही बात को 3 बार बोलता हूं। एफ ब्लॉक, जो साइज है, साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम। आप बोलोगे सर लेंथेनम को यहां क्यों लिया, है ना। बेटा लेंथेनम को इसलिए यहां लिया कि लेंथेनम को अगर आप देखोगे तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन मैंने उस दिन भी बोला था कि जब भी किसी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे ना, साइज हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, जब प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है तो लेंथेनम को लेंथेनोइड्स के साथ रख दिया जाता है कि प्रॉपर्टी मतलब देखेंगे तुझको इनके साथ, तू है वहां का। तुझसे पूछा जाए कि तू कौन से ब्लॉक का, तो लेंथेनम को समझाया हुआ है कि तुझसे पूछा जाए भाई तो है ना, तू रहना हमारे ही साथ, जो हमारा ही आदमी है। लेकिन तुझसे पूछा जाए कि तू कौन से ब्लॉक का है, तो तेरा घर तू डी ब्लॉक बताया कर। तो इसने कहा चलो ठीक है। लेकिन इसने बोला कि प्रॉपर्टीज वगैरह को आप, है ना, चाय आ गई चाय, प्रॉपर्टीज वगैरह को क्या करेंगे, तो मैं तो तुम्हारे जैसा हूं, मेरी प्रॉपर्टीज का क्या होगा। तो बोले कि प्रॉपर्टीज हम तेरे हमारे साथ ही पढ़ेंगे, तू चिंता मत कर, है ना। तो प्रॉपर्टीज तो हम इसके साथ ही पढ़ेंगे, लेंथेनम से ल्यूटेशियम, प्रॉपर्टीज हम इसके साथ ही करेंगे। तो एक तो है लेंथेनम, और इस तरह से हम ल्यूटेशियम तक जाते हैं। तो जब हम, एक तो है मैं इस तरह से लिख दूं, दूसरा है मैं इन सबको +3 में लिख दूं, है ना। EU +3, ल्यूटेशियम +3। मैंने 2 तरह के ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, यहां पे देख लो, 2 तरह के ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। जो पहला ऑर्डर है वो 0 स्टेट में है, यानी न्यूट्रल स्टेट में है, और न्यूट्रल स्टेट में यूरोपियम जो है वो सबसे आगे आ जाता है ड्यू टू लार्ज साइज
ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग बाकी जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हैं, ये इस तरह से। और यूरोपियम को सबसे पहले डाल दो, यूरोपियम को उठा के उसकी साइज का डेटा देखा, वो इतना ज्यादा है कि वो सबसे पहले आएगा। +3 में यूरोपियम कहीं नहीं आएगा, +3 में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, +3 में जो जहां है सब वहीं रहेंगे, +3 में कोई टेंशन नहीं, +3 में इधर ही रहेगा। ठीक है, तो हम अगर लिखें कि जनरली, यहां पर अगर मैं लिख दूं, हम यहां लिख देंगे जनरली साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक नोट लगा के लिख देता हूं, नोट इन एफ ब्लॉक जनरली। अगर एक यूरोपियम का केस छोड़ दें तो जनरल का मतलब तो फिर सारा ही हो गया ना बेटा। अगर यूरोपियम छोड़ दूं तो यूरोपियम को छोड़ दो तो बाकी तो डिक्रीज ही है लेफ्ट टू राइट। और +3 में तो यूरोपियम की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, +3 में तो यूरोपियम से को लेकर चलोगे तब भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही है। तो अगर इस एक यूरोपियम को छोड़ दो तो हम जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं कि इन एफ ब्लॉक जनरली साइज डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन बोथ m as well as M3+ स्टेट, m यानी 0 स्टेट, M3+ यानी ये नीचे वाले स्टेट, दोनों में ही जनरली लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज होती है। रीजन है इसका, रीजन है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लगातार इसमें 4f में ही तो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, आप चाहे इधर से इधर जा रहे हो इन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन 4f। सिग्मा क्या हो जाएगा, पुअर, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, और साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये लो, जनरली इनकी साइज डिक्रीज होती है। यूरोपियम को छोड़ दो तो यूरोपियम को मैंने ऑर्डर आगे बता दिया। चलिए, तो आपकी साइज कंप्लीट है। कुछ होमवर्क में दे के जाऊंगा, होमवर्क वाली स्लाइड को हम अभी क्लास में मैं लिख के चला जाऊंगा, आप चेक कर लेना। पीडीएफ होमवर्क में दे के जाऊंगा, पीडीएफ चेक कर लेना। अभी मैं होमवर्क नहीं लिख रहा हूं, समय खराब होगा, इससे बेटर है अभी हम सवाल कर लेते हैं। आ जाइए, पहला सवाल। The ions O2 - F - Na + Mg2 + and Al3 + are isoelectronic. Their ionic radii show. AIPMT 2003। आयनिक रेडियस किस तरह से इसमें घटेगी बढ़ेगी, ऑप्शन ढूंढिए फटाफट। एन इंक्रीज फ्रॉम O2 - to F-, बात गलत हो गई, 2 माइनस से F, 1 माइनस पे जाने पर इंक्रीज नहीं होती है, काट दो। ए डिक्रीज फ्रॉम O2 - to F-, सही है। एंड देन इंक्रीज फ्रॉम Na+2, ये भी गलत है क्योंकि प्लस बढ़ने पर साइज इंक्रीज नहीं होती, गलत हो गया। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 - to Al3+, यहां से यहां तक साइज इंक्रीज बोल रहा है, गलत, क्योंकि प्लस की तरफ बढ़ेगी नहीं, प्लस की तरफ साइज डिक्रीज होगी। ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 - to Al3+, आंसर हो गया डी। आ गया भाई, ये लो, हो रहे हैं झटके में सवाल, आइए। यस 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 यस, गुड। नेक्स्ट, आयनिक रेडियाई आर, AIPMT 2004, ये अपने मन से नहीं लिख के लाया हूं बेटा, ये लिखे हुए हैं, है ना। आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हो ही नहीं सकता। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर आयनिक रेडियस कम होती है, गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यस, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है साइज उतनी ही ज्यादा कम होती है, तो ये जेड इफेक्टिव वाली बात हो गई। अरे भाई ऐसे लिख सकते हैं ना हम, आयनिक रेडियस
ना, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयनिक, उतना कम आयनिक रेडियस होगी। और ये कब ज्यादा होगा? जब प्लस बढ़ेगा। तो इसीलिए तो मैंने यहां माइनस और यहां प्लस लिखे था। प्लस लिखने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आपको पता है। ये लो, आंसर हो गया सेकंड। आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट, अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। देखो भाई, इसमें दो नॉन मेटल हैं और दो मेटल हैं। मेटल आते हैं लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल आते हैं राइट साइड में। लेफ्ट साइड वालों की साइज बड़ी होती है। मेटल्स आर ऑलवेज लार्जर देन नॉन मेटल्स, ये ध्यान रखिएगा। मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, है ना। तो ये तो पी ब्लॉक के हैं, तो मैं दो ऑप्शन तो इस बात से ही काट दूंगा कि नॉन मेटल बड़ा नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो मैंने इस बात से ही काट दिए, कट गए। मेटल्स बड़े होंगे क्योंकि वो लेफ्ट साइड में आते हैं, जितने मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड में आते हैं। अब बात आती है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में आपको पता है कि यहां मैग्नीशियम है और यहां कैल्शियम है, तो ये तो इससे बड़ा ही होगा, ये भी आप जानते हो। यानी कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से छोटा नहीं हो सकता। इस बात से मैंने काट दी। बचा क्या? पहला ऑप्शन। बचा क्या? पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम वाला है और इधर कहीं फास्फोरस आएगा और इधर कहीं क्लोरीन आएगा और वो इधर से साइज इंक्रीज होगी, मतलब डिक्रीज होगी। तो क्लोरीन जो है वो छोटा हो गया। ये पूरी तरह से मैच कर रहा है ये वाला पहला ऑप्शन। कैसे किया? नॉन मेटल बड़े नहीं हो सकते, काट दो। कैल्शियम और मैग्नीशियम में कैल्शियम छोटा नहीं हो सकता, काट दो, हो गया। आया सवाल? अप्रोच इसको बोलते हैं। और दुनिया रो रही होती है कि ये ऑर्डर तो हमको लिखवाया ही नहीं। अरे ऑर्डर थोड़ी लिखवाएगा, कॉमन सेंस है मेरे भाई। ऑप्शन काटने भी होते हैं, कई बार एलिमिनेशन वाले काम में आती है चीजें, काट दो ना। नॉन मेटल्स बड़े नहीं हो सकते, नॉन मेटल्स बड़े नहीं हो सकते। अच्छा, आपको ये नॉन मेटल्स और मेटल्स वाली जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये तो बता दो। इसको भी इस बात से काट सकते हो कि कैल्शियम मैग्नीशियम से छोटा नहीं हो सकता। एक ऑप्शन और गया, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन लेफ्ट टू राइट है। फॉस्फोरस क्लोरीन लेफ्ट टू राइट है, क्या प्रॉब्लम उसमें? फॉस्फोरस यहां आता है, क्लोरीन उससे आगे आता है, लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है, जनरल ट्रेंड है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये है ना फॉस्फोरस, ये है लेफ्ट टू राइट है, तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसमें क्या दिक्कत है? एक ही पीरियड के हैं, लेफ्ट टू राइट है। चलो 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 चलो, गुड। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसो। अगले ने पहले ही बोल दिया, AIPMT 2010 पहले ही बोल दिया कि सीरीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में प्लस वाला छोटा, माइनस वाले को छोटा बता रहा है, गलत। माइनस वाले को छोटा बता रहा है, गलत। प्लस वाला छोटा, लेकिन ज्यादा प्लस तो ज्यादा छोटा। ये एक प्लस को छोटा बता रहा है दो प्लस से, मजाक कर रहा है। आंसर 4 हो गया, खत्म। आंसर हो गया 4। ये लो सीधा सवाल। आइए आगे करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। AIPMT प्री 2011। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यस, सही है। लिथियम से नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगी, सही है, एकदम सही बात है। Atomic radius of the element decreases as one moves across from left to right in second period. Yes, एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, ये भी सही है। Amongst isoelectronic species, smaller the positive charge, कह रहा है प्लस अगर कम होगा तो साइज भी कम होगी। ना 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 ना, प्लस बढ़ने पे साइज कम होती है, प्लस बढ़ने पे साइज कम होती है। ये कह रहा है प्लस कम करो तो भी साइज कम होगी ना, माइनस कम करोगे तो साइज कम होगी। तो यहां पर ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज एंड लार्जर द आयनिक रेडियस, ये बात तो सही है। माइनस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, लेकिन अगर प्लस बढ़ेगा तो साइज घटेगी, यानी कि प्लस घटने पर साइज बढ़नी चाहिए। उल्टा लिखा हुआ है, आंसर हो गया तीसरा। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, ठीक है।
मेरी एक बात से कितने सवाल आ चुके हैं अंदाजा है आपको? मैंने कहा प्लस बढ़ने पर साइज घटेगी, माइनस बढ़ने पर साइज बढ़ेगी। जितना ज्यादा प्लस उतनी छोटी साइज, जितना ज्यादा माइनस उतनी बड़ी साइज। ये दो बातें सिखाई थी, 4 सवाल हम उन 2 बातों पे कर चुके हैं बेटा, और मैं अपने घर से नहीं लाया हूं, ये पूछे जाने वाले सवाल है। यस, नेक्स्ट। ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत सवाल और हैं। Which of the following orders of ionic radii is correctly represent? देखो भाई, प्लस न्यूट्रल से बड़ा नहीं हो सकता, प्लस तो छोटा ही होगा, तो ये बात यहीं पर खत्म हो गई। पहला काट दो, Na प्लस F माइनस O2 माइनस, F माइनस O2 माइनस Na प्लस, 1 माइनस 2 माइनस से बड़ा नहीं हो सकता, काट दो। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, प्लस वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, प्लस वाला माइनस से बड़ा नहीं हो सकता, काट दो। एक ही ऑप्शन बचा, और ये हम पूरा सीरीज ही कर चुके हैं, पूरा सीरीज ही कर चुके हैं। ये लो, AIPMT 2014 खत्म। नेक्स्ट, Be2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Be2 प्लस का मतलब हो गए 4 होते हैं, 4 माइनस 2 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। लिथियम के 3 होते हैं, 1 कम कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बच्चों जैसा सवाल AIPMT 2014 में पूछा था। 2 इलेक्ट्रॉन किस में है? इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पीसीज में? इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1 कम कर दो तो 2 हो जाएगा। इसका 4 होता है तो 2 कम कर दो तो वो भी 2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया दूसरा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेनेडियम टाइटेनियम, सही है? गलत है, क्योंकि टाइटेनियम इधर आता है, वेनेडियम बाद में आता है। तो टाइटेनियम हमने ऐसा पढ़ा था ना, यहां तक तो डिक्रीज ही था, तो ये होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन को बड़ा कर रखा है, जबकि फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन में डिक्रीजिंग होगा, ये गलत। रुबिडियम सीजियम में सीजियम से जो है क्या बोलते हैं, हाँ, तो रुबिडियम यहां होता है और सीजियम यहां होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो फिर करेक्ट कौन सा हुआ? तो क्योंकि नियोन और बेरिलियम में, अब देखो बात को समझना, ये सवाल थोड़ा सा गहरा सवाल है। क्यों? क्योंकि ये फालतू एम्स का सवाल है, तो मेमोरी बेस्ड है। ये जो नियोन है ना, ये वॉन्डरवॉल रेडियस है। वॉन्डरवॉल रेडियस जो है वो हमेशा, जो आर वॉन्डरवॉल होती है ना, वो लगभग, है ना, वो लगभग क्या होती है, वो आर वंडरवॉल हमेशा आर मेटेलिक और आर कोवेलेंट, है ना, आर कोवेलेंट। हमेशा ध्यान रखना, वंडरवॉल रेडियस हमेशा बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वंडरवॉल रेडियस जो है वो गैस के लिए नापी जाती है, और यहां पर हमने ये चीज पढ़ी हुई है। देखो, आप देखो, वंडरवॉल रेडियस का डी बड़ा होता है, इतना ज्यादा दूर है तो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो वंडरवॉल रेडियस जो है वो ऑलवेज बड़ी ही होगी इससे और उससे। दिख ही रहा है, दिखने वाली बात है साफ साफ, सबसे छोटी वो होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों मर्ज हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं तो ये डिस्टेंस और कम हो गई है। यहां मर्ज नहीं हुए तो थोड़ी ज्यादा है, यहां तो और ज्यादा दूर हो गए तो ये तो और सबसे ज्यादा हो गया। तो इसलिए ये आपको इस तरह से ऑप्शंस काट के करना पड़ेगा। और वैसे भी ये सवाल आया है या नहीं आया है, इस बात का कोई सबूत नहीं है, बिकॉज एम्स का पेपर कभी भी बाहर नहीं आता था। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो अपने हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये नेक्स्ट, आर्गन K प्लस Ca2 प्लस, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। उसके बाद इसमें हमको आंसर करना है, तो फिर तो क्या ही करना है यार, आंसर दिख ही रहा है, न्यूट्रल प्लस और प्लस, 0 +1 +2, लो बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। इस सवाल में बचा क्या? वही बात है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो प्लस वाला साइज छोटा हो जाएगा, इंक्रीज, आंसर दूसरा हो गया। करना ही क्या इस सवाल में, तो हो गया। Because of lengthenoid contraction, which of the following pairs of elements have nearly same radii? है ना, 2015 में पूछा है, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। जिरकोनियम T जरा हाफ, यही होता है।
तो जिरकोनियम एंड हॉफनियम जो है वो लगभग बराबर होंगे। ओके भाई, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13th एलिमेंट्स, है ना, नीट 2018 का सवाल है। आपको पता ही है कि ओवरऑल ऑर्डर अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, गैलियम पीछे आएगा, एल्यूमिनियम, है ना, ये बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गलत। बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम को बड़ा, गलत। ठीक है, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, ये गलत क्योंकि यहाँ थैलियम इंडियम में ये कर रखा है, तो बचा एक ही, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये ऑर्डर लिखा था बेटा, ये 4th वाला। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये आप कर लेना बिकॉज ये होमवर्क है और ये आपके नोट्स में हम कर चुके हैं, ये होमवर्क है बेटा, कर लेना, हो जाएगा, हो भी गया होगा। ये आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन स्पीसीज। आई मतलब माइनस से बड़ा न्यूट्रल नहीं हो सकता, गलत कर दो। प्लस बड़ा नहीं हो सकता माइनस से, गलत। प्लस से बड़ा न्यूट्रल नहीं हो सकता, गलत। माइनस सबसे बड़ा, बीच में न्यूट्रल और प्लस उससे छोटा, आंसर हो गया 4। ये ऑर्डर हो गया पूरा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये। यस, तो अब जो मैं आपको दूंगा कुछ ऑर्डर्स वो आपको लिखने हैं, और एक दो कुछ स्पेशल केस हैं जो मैं इसमें देकर जाऊंगा, वो आपसे नहीं होंगे, वो लास्ट वाले आखिरी 2-3 क्वेश्चंस होंगे। इसमें मैं जो क्वेश्चंस आपको देके जाऊंगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, उसमें कुछ आखिरी सवाल होंगे, वो आपसे नहीं होंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आकर डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका पूरा पूरा एटॉमिक साइज, है ना। साइज हम आपको मैं बता देता हूं, आपके पास बोनस क्या क्या हो चुका है। आपके पास बोनस हो चुका है कि आप ब्लॉक केमिस्ट्री की साइज पढ़ चुके हैं, आप एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं, आप पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, आप डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, आप एफ ब्लॉक पढ़ चुके हैं। आपके पास बोनस है, आप ब्लॉक केमिस्ट्री की साइज ऑर्डर पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में ही आपने उसको खत्म कर लिया है। कल यानी अगली क्लास जब भी होगी हम मिलेंगे एक नई प्रॉपर्टी के साथ। वो प्रॉपर्टी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर में खत्म करने की, है ना, स्मार्ट तरीके से, ताकि जो चीजें हैं वो सारी की सारी डिलीवर कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा लेंदी नोट्स ना बने, इसकी कोशिश करूं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं कि लेंदी नोट्स ना बने। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में व्यस्त रहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आपको एंटरटेनमेंट भी ढूंढना है तो वो आप पढ़ाई में ढूंढिए और कहीं पर मत जाइएगा। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।